अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 के जो एमसीक्यूज आए उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी का 2026 का टेस्ट नंबर 1 अब बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। जस्ट ये टेस्ट आपके पास आ रहा है 22 नवंबर को, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई उससे पहले हम अगेन दोबारा से नस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स की एक सीरीज को स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोगों को नहीं पता, जिन बच्चे पहली दफा इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि नस्ट के मोर देन 7000 ऑथेंटिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के अंदर आप देखोगे कि नस्ट की 2025 की मैराथन, 2024 की मैराथन, 2023 की मैराथन, उसके अलावा 2025 के अंदर एक बड़ी मेहनत मैंने करी थी खुद बैठ के, जहां पे मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज के नाम से पूरी सीरीज निकाली थी, जहां पे नस्ट के जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल थे, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, वो तमाम के तमाम मैंने सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा नस्ट बिजनेस स्कूल को लेके काफी सारे बच्चे परेशान होते थे, सर एनबीएस के पेपर नहीं मिलते, सर वो एनबीएस के पेपर्स कोई सॉल्व करवाते ही नहीं है। तो मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के भी तमाम पेपर सॉल्व करवाए थे, 4.5 घंटे की मैराथन, फिर 2.5 घंटे की मैराथन मैंने खुद बनाई थी। इसके अलावा एनबीएस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 4 में जितने पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो सारे सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा 2022 से मैं काविश कर रहा हूं, 2022 से मैं काम कर रहा हूं कि जैसे जैसे नेट का एग्जाम होता है, नस्ट का एग्जाम होता है, जैसे कि नेट 1 का डे नंबर 1 था, नस्ट का डे नंबर 1 होगा, डे नंबर 2 होगा, तो पूरे दिन के एमसीक्यू जैसे जैसे बच्चे हमें भेज रहे होते हैं हमारे बैचेस के, हम उनको भी सॉल्व करवा रहे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि भाई नस्ट के आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनमें से कई हजार क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। सो अगर आपने अभी तक उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देखें, कोशिश करें कि पहले रीसेंट ईयर्स के पेपर्स को कवर करके जाएं। देखो मैं एक चीज बहुत क्लियरली आपको डिफाइन कर देता हूं, नस्ट का पेपर उसमें हजारों क्वेश्चंस होते हैं। जब कंप्यूटराइज टेस्ट होता है तो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, मगर आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो। आप उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे लास्ट ईयर का नेट नंबर 1 था, नेट नंबर 2 था, नेट नंबर 3 था, नेट नंबर 4 था, पहले आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। 2025 की जो मैराथन है आप उसको लाजमी तौर पे सॉल्व करो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट बिजनेस स्कूल तो उन मैराथन्स को लाजमी तौर पे सॉल्व करो। लेट मी शो यू वन। अगर आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के तमाम लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। इसके अलावा आपके पास नस्ट 2025 की मैराथन भी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे खास बात, टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने पूरी की पूरी डाली हुई है। और उससे भी ज्यादा खास बात आपको पता है क्या है? नस्ट 2025 नेट नंबर 1 के अंदर जितने क्वेश्चंस आए, नस्ट 2025 के नेट नंबर 1 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, नस्ट के नेट नंबर 1 2025 के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आए थे, डे 10 डे 11 डे 12 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसी तरीके से अगर यहां पे आप एक बड़ी मजे की चीज देखो कि भाई जब नस्ट का नेट नंबर 2 स्टार्ट हुआ तो नेट नंबर 2 डे नंबर 1, फिर डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 11 तक के सारे क्वेश्चंस, फिर बीच में टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मेरी चलती रही। और फिर नस्ट का नेट नंबर 3 डे नंबर 1 डे नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डे 13 14 15 और नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने तमाम चीजों को कवर अप किया। तो बताने का मकसद ये कि भाई ये प्लेलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुदारा पहले 2025 के जितने इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी तौर पे कवर करें। इसके अलावा अगर आप इस प्लेलिस्ट को गौर से देखोगे तो यहां पे आपको ये नस्ट नेट 1 मैराथन 2024, यानी कि जब 2024 का नेट नंबर 1 हुआ था उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने इस 1 घंटे की मैराथन में सॉल्व करवाए हुए होंगे। इसी तरीके से नस्ट नेट नंबर 2 2024 मैराथन, 2024 के नेट नंबर 2 में जितने क्वेश्चंस हुए थे 2024 या 23 के अंदर मेरी कोशिश ये होती थी कि जब पूरा नेट के एग्जाम कंप्लीट हो जाए तब मैं तमाम एमसीक्यूज को गैदर करने के बाद सॉल्व करवा रहा होता था हमारी टीम। मगर उसके बाद से 2025 से हम लोगों ने एक बड़ा मुनफरिद काम किया कि जैसे जैसे डेज के एमसीक्यूज हो रहे थे हम सॉल्व करवा रहे थे। तो आपने इस लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लेना है। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। और जो बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एनबीएस के काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो नस्ट बिजनेस स्कूल के सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चाहे आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट इंजीनियरिंग के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल के कौन से टॉपिक हैं, तो ये वाली जो वीडियो इसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, जिसके अंदर हम लोगों ने नस्ट बिजनेस स्कूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नस्ट इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबको डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसको लेना बहुत जरूरी है। इसमें हमने एक एक चीज को डिटेल में कवर अप किया हुआ है कि भाई नस्ट के टेस्ट
टेस्ट को एस कैसे करना है, नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, नस का स्केड्यूल क्या है, नस का पैटर्न क्या है, नस के सब्जेक्ट्स गाइड क्या क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर बिजनेस मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, अप्लाइड साइंसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, या फिर सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो पहली वाली वीडियो में हमने सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। खैर वापस आते हैं। बेटा बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आपने अपनी तैयारी 100% पूरी कवर करनी है। सिर्फ पास पेपर के एमसीक्यूज कवर नहीं करने। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, आपने अपनी तैयारी 100% पूरी करनी है, और फिर साथ साथ आपने दिन में एक टाइम जरूर स्पेसिफाई करना है जिसमें आप ये पास पेपर एमसीक्यूज कवर अप करें। आपने मगर अपनी तैयारी 100% पूरी पहले तो कवर करनी है, उसके बाद आपने उसके साथ साथ आपने पास पेपर एमसीक्यूज पे जाना है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नेट इंजीनियरिंग और फॉर द नेट सीएस, तो भाई खुदारा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अपनी तैयारी आप हमारे बैचेस से 100% कवर अप कर रहे हो। इसके साथ दिन में एक टाइम, 1 घंटे का 2 घंटे का रखो जहां पे आप जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की वीडियोस को कवर अप करो। मैं एक चीज जरूर क्लैरिफाई करूंगा, अक्सर बच्चे जो मेजॉरिटी गलती करते हैं वो सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर जा रहे होते हैं। खुदारा नहीं, अपनी तैयारी, अपने तमाम टॉपिक्स पहले कवर करो और साथ साथ पास पेपर्स को कवर करो। अक्सर बच्चे जो नेट के एग्जाम में फेल होते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई वो कुछ फनकारों से मशवरे ले रहे होते हैं जिनका ना कोई तजुर्बा होता है, जो खुद यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए होते हैं, या फिर बहुत जगहों के ऊपर एक ही टीचर बैठ के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। तो भाई ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नैया डुबा देते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 इयर्स, जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे हैं। लास्ट ईयर नस के अंदर तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो हमारे पास से पोजीशंस आई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, 10th पोजीशन हो, 25वीं पोजीशन हो, 26वीं पोजीशन हो, 28वीं पोजीशन हो, यानी कि जितनी टॉप की पोजीशन थी हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई थी। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स हो। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, तो भाई एक मशवरा आप तमाम बच्चों के लिए, और वो मशवरा क्या है, अपनी तैयारी पहले पूरी करो और दिन में एक टाइम रखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी बात कहते हैं सर वो इतनी सारी वीडियोस हैं, सारे एमसीक्यूज कैसे कवर करें। देखो मेरा आपको एक मशवरा होगा, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे बात क्यों कर रहा हूं। देखो मेरा आप लोगों को मशवरा क्या है कि भाई आप लोगों से कोई नहीं कह रहा कि आप जो है ना इस वीडियो को 1x की स्पीड पे सुनो, आपके पास स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन है। जो एमसीक्यूज आपको इजी लगता है ना, अब देखो हर बंदे का माइंडसेट दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। एज अ टीचर हमारी कोशिश होती है हम हर तरह के एमसीक्यू डिस्कस करें। ये जो पूरी नर्स के पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। इसके अंदर बड़ी मेहनत है कि भाई जब बच्चे पेपर देकर आते हैं, अपना पेपर शेयर करते हैं, उन पेपर को शेयर करने के बाद हमारी टीम रातों को बैठ के उसको कंपाइल करती है। कंपाइल करने के बाद उस पर लेक्चर डिजाइन होता है, उसकी एडिटिंग होती है, सो ऑन। हम किसी भी एमसीक्यूज को ये नहीं कह सकते वो इजी है या मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसके माइंडसेट से वो इजी एमसीक्यूज पिक कर रहे हैं, डिफिकल्ट पिक कर रहे हैं। तो भाई जो एमसीक्यूज आपको लगता है इजी, उसको आप स्किप कर दो, आप डिफिकल्ट एमसीक्यूज देखते जाओ, तो आप जल्दी जल्दी उस पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नस के बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस में एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस के सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आपके टेस्ट के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी। तो आपके लिए भी सेम लॉजिक है कि खुदारा पहले अपनी पूरी तैयारी कवर करें। अगर आप हमारे बैच से तैयारी कवर कर रहे हैं तो आपको फायदा ये मिलता है कि आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर हो रहा है। आप पहले अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करें और उसके साथ दिन में एक टाइम जरूर रखें पास पेपर्स के लिए। 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो दो तरह की करते हैं। या तो बच्चा गलती ये करता है कि सिर्फ पास पेपर्स को टाइम देता है, या बच्चा ये गलती करता है कि पास पेपर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देता। 90% बच्चा दो तरह की गलती सिर्फ करके आता है। मेजॉरिटी बच्चा जो नस के टेस्ट में फेल होता है वो इसलिए करता होता है कि भाई वो दो तरह की गलती कर रहा होता है। या तो वो सिर्फ पास पेपर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाता है, सही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर जरूर करने हैं मगर पहले प्रॉपर तैयारी करनी है, आपने बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। अब देखो बहुत दफा बच्चा आके फिर रोता है, सर वो मैंने पास पेपर्स कवर किए थे, मेरे टेस्ट में तो पास पेपर से क्वेश्चन नहीं आया। भाई नस का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, आपके चाचे ने या मेरे मामे ने थोड़ी बैठ के नस का टेस्ट डिजाइन किया है। खुदा रे इस बात को समझो, आप नर्सरी क्लास में नहीं हो, टेस्ट में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट में कहीं से भी एग्जांपल का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो मगर साथ साथ जो पास पेपर्स होते हैं आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं, दे आर दी चेरी ऑन द टॉप अक्सर हम कहते हैं। इसके अलावा जब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो तो भाई आपने दिन में एक टाइम जरूर रखना है जहां पास पेपर्स को कवर करो। और दूसरी तरह का बच्चा जो नस के टेस्ट को फेल करके आता है वो कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पूरी करता है और वो पास पेपर्स बिल्कुल नहीं देखता। अगर आप पास पेपर्स नहीं देखोगे प्रैक्टिस के लिए तो भाई आप भी अपने साथ गलत कर रहे हो।
तो आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस लेके चलना है। आप अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम तैयारी करने पे फोकस करो। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कवर करो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी कवर करो, और दिन में एक हिस्सा ऐसा रखो जहां पे आप पास पेपर्स को लाजमी तौर पे गो थ्रू कर रहे हो। ये चीज आपने, ये स्ट्रेटेजी आपने लाजमी तौर पे फॉलो करनी है। इसके अलावा आप अगर हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा हो, तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी एक एक चीज कवर करवा रही है, पढ़ा रही है, समझा रही है। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि भाई आपको एक ही दफा फीस देनी होती है, उसमें नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 सबकी तैयारी होती है। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो उन सबकी भी तैयारी कवर कंप्लीट करवाई जाती है। इसके अलावा ये तमाम पास्ट पेपर्स आपको क्लासेस के अंदर सिखाए जाते हैं। तो लाइव क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनको फायदा ये मिलता है कि भाई आपको इस जैसे क्वेश्चन हम अपने लेक्चर्स में कवर अप करवा रहे होते हैं। और जो बच्चे 2026 के हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, दे नो दिस थिंग कि हमारे पास अब क्या क्या फैकल्टीज अवेलेबल है और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि भैया अब स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं। आप लोग किसी भी नर्स के ग्रुप में बैठे होंगे, आपने जरूर वो पिक्चर्स देखी होंगी कि हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर शर्ट पहन के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर हम लोग एडटेक एजुकेशन को लेकर जा चुके हैं। दैट्स द रीजन कि वो जो एक मिनिमम फीस आप देते हो, उसके ऊपर ना सिर्फ आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, बल्कि आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस होती हैं। और ये लाइव क्लासेस जूम शूम पे नहीं होती, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, और बहुत जल्द उस स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के ऊपर हम न्यू फीचर्स को मुतारिफ करवा रहे हैं। वो भी आप लोग देखोगे, हमारी सॉफ्टवेयर हाउस टीम उस पर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो भी अगेन हमारे पोर्टल के जरिए होते हैं। यानी कि जिस तरीके से नस का इंटरफेस होता है, जिस तरीके से फास्ट का, जीआईकेआई का, यूईटी का इंटरफेस होता है, वैसे ही आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। भाई इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नस के हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, एनईडी हो, या एमडी कैट के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने 2025 के अंदर टॉप किया था। हर कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं होगा जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया था। तो दैट्स द फीचर कि भाई लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है। बैच ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत आसान है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको बैच की डिटेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस बैच के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, और आपके पास एक स्पेशलाइज्ड पूरी टीम अवेलेबल होती है, जहां आप अपने पेस पे तैयारी करते हो। जहां आप कंप्लीट वीक लाइव क्लासेस लेना चाहो, कंप्लीट वीक ले सकते हो, वीकेंड पे लेना चाहो वीकेंड पे ले सकते हो, वीक डेज पे लेना चाहो वीक डेज पे ले सकते हो, या फिर कंप्लीट हफ्ते की ले सकते हो, एंड सो ऑन। अच्छा तो बेटा अब देखो, अपनी आज की क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास नस के 2025 के अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस पूछे गए, उनके ऊपर जरा झलकियां मारते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे नस के 2025 के अंदर जो आए, और 2026 में भी जो आ रहे होंगे। तो भाई देखो, हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है फाइंड द कंडीशन फॉर एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स ए 3, -2 and b 5, 4 and c x, y आर कॉलिनियर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या बनेगा हमारे पास? इसको आप एक ट्रिक के ऊपर सॉल्व कर सकते हो, इफ यू रियली वांट टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, शॉर्टकट क्या है कि भाई एग्जामिनर आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कॉलिनियर है। अच्छा, बाय द वे कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर आपके पास एक सिंगल प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक सिंगल प्लेन है, उसके ऊपर लेट सपोज ये 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। कॉलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमेशा याद रखिएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। एक प्रॉपर्टी ये होती है। एक और बड़े मजे की प्रॉपर्टी होती है कॉलिनियर पॉइंट्स की, कि चूंकि कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स जो कि हमेशा एक सिंगल प्लेन पे लाई करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कॉलिनियर पॉइंट्स की खास बात क्या होती है? कॉलिनियर पॉइंट्स की खास बात ये होती है कि भाई अगर कभी भी आप कॉलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल क्रिएट करो, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया हमेशा 0 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन भी पेपर्स के अंदर बहुत आता है कि भाई अगर मैं एक एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो हमेशा 0 होगी, क्योंकि पॉइंट एक सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो चंद बुनियादी प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये भी मालूम होनी चाहिए। हम आपको बैचेस में तमाम बातें पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो प्रोफेसर आफ्ताब की आप क्लास ले रहे हो या आप मेरी अपनी जाती क्लासेस ले रहे हो। खैर, एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द कंडीशन ऑफ एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो भी सॉल्व करने का वैसे आसान तरीका पता है क्या है? कि आप पहले पॉइंट ए बी का स्लोप निकाल लो। सही है? तो अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो क्या कंडीशन है, क्या आपके पास कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी? तो भाई
सॉल्व कैसे करोगे इसको? लॉजिकली अगर सोचो तो 3 पॉइंट्स गिवन है, तो आप 3 में से कोई से भी 2 पॉइंट उठा के इक्वेशन बनाओ, वो इक्वेशन वेरीफाई करनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, चूंकि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो आप इन 3 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाओ तो आपकी इक्वेशन आनी चाहिए। चाहे आप ये वाले 2 पॉइंट्स उठा लो, चाहे आप ए और सी उठा लो, आपकी इक्वेशन बननी चाहिए। तो आप कोई भी 2 पॉइंट उठा के इक्वेशन बना सकते हो, तो आप आंसर में चेक कर लो कि कौन सी इक्वेशन आ रही है। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। एक और तरीका ये है कि भाई तुम डायरेक्टली पॉइंट ए और पॉइंट बी से तुम इसका स्लोप निकाल लो। पॉइंट ए और पॉइंट बी से डायरेक्टली स्लोप निकाल लो, फिर बारी बारी ऑप्शंस के ऊपर चेक कर लो वो स्लोप कहां पे वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉइंट ए बी तीनों पॉइंट्स के ऊपर से कहीं से भी जब स्लोप निकालोगे वो सेम आएगा। तो जो भी इक्वेशंस गिवन है तीनों पॉइंट्स के फॉर्मेट के ऊपर, इसका भी जो स्लोप होगा वो सेम आना चाहिए। तो एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का। आप पे डिपेंड करता है कौन सा आपको आसान लग रहा है। अब ऐसा स्लोप वाला ज्यादा आसान है तो उसको चेक कर लेते हैं। तो भाई स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 और नीचे डिवीजन में x2 माइनस का x1। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा हमारे पास y2 किसके बराबर है 4 के माइनस का साइन y1 बराबर है -2 के, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 x2। ये देखो ना, ये आपका x1 ये आपका y1, ये बेटा आपका x2 ये आपका y2। तो y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 3। 4 प्लस का 2 6 होता है, 5 माइनस का 3 2 होता है, तो 2 3 इधर 6 हो गया। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 3 के बराबर आ गई। सही है। अब आप बारी बारी चेक कर लो किस इक्वेशन के अंदर आपको स्लोप 3 का मिलता है, किस इक्वेशन में आपको स्लोप 3 मिल रहा है। अच्छा, इक्वेशन के जरिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b। तो अगर मैं पहले वाली इक्वेशन के ऊपर देखूं तो नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, यहाँ पे a क्या है? a कहती है x कोफिशिएंट को, तो वो 1 के बराबर है और b बराबर है 3 के। तो ऑप्शन नंबर a से इक्वेशन से स्लोप मिल रहा है नेगेटिव का 1/3। अच्छा भाई, ऑप्शन नंबर बी से चेक कर लेते हैं। तो क्या बन रहा है? ए नेगेटिव का साइन ए बराबर है किसके 3 के और बी बराबर है किसके नेगेटिव के 1 के। तो ये आ जाएगा सिंपल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 3 आ रहा है यहाँ से। ओके, थर्ड इक्वेशन से अगर मैं स्लोप चेक करूं तो ये आएगा m इज इक्वल टू नेगेटिव का ए बराबर है 3 के, बी बराबर है 1 के, तो नेगेटिव का 3 आ रहा है यहाँ से भी। और अगर चौथी इक्वेशन से देखूं तो ये आ रहा है नेगेटिव का ए किसके बराबर है 1 के, बी बराबर है नेगेटिव के 3 के, तो ये आ जाएगा ऑब्वियसली नेगेटिव का 1 बाय पॉजिटिव का 1/3 के। तो भाई देखो आपको स्लोप क्या मिला था 3, किस ऑप्शन के ऊपर प्लस का 3 स्लोप मिल रहा है खुद सोच के बताओ। खाली ऑप्शन नंबर बी पे अचीव हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आसान तरीका है सॉल्व करने का। एक और तरीका ये है कि भाई आप ए और बी से पहले आप इक्वेशन बनाओ, तो वो इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल रही होगी। क्योंकि देखो पॉइंट जब कॉलिनियर है ना, तो आप कोई से भी 2 पॉइंट उठा के स्लोप निकालो और या कोई से भी 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालो, तो आपके पास जो है ना वो इक्वेशन वेरीफाई करेगी तीनों पॉइंट्स के ऊपर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी बेसिक वन। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग टू द पॉइंट। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब ये भी कभी कभार आ गया नस के अंदर। तो देखो पेपर के अंदर आपके पास इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। हमेशा याद रखिएगा पेपर के अंदर जब आपका मैथ्स का आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी दुनिया में आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो भाई आपने हमेशा पहले थ्रू आउट पेपर इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना होता है। जो एमसीक्यूज डिफिकल्ट है उसको आप हमेशा आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। पेपर में आपको तीनों तरह के ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नस्ट के पेपर के अंदर एक खास पैटर्न है कि भाई नस्ट के पेपर के अंदर तकरीबन 15% एमसीक्यूज जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। 15% यानी कि 15 एमसीक्यूज काफी इजी होंगे, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड होंगे। जबकि आपके पास तकरीबन तकरीबन 60 जो एमसीक्यूज होंगे या 60% एमसीक्यूज होंगे मॉडरेट होंगे, यानी कि नीदर बहुत इजी नॉर बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट होंगे। वाइल आपके पास जो रिमेनिंग एमसीक्यूज बनते हैं यानी कि 25 ये काफी डिफिकल्ट होते हैं। सही है ना? यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल होते हैं ना, यानी कि जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर जिनकी बच्चों की कॉन्सेप्ट्स बने हुए होते हैं उसके लिए होते हैं। तो ये आपके पास एक ब्रेकेज होता है दुनिया भर में हर जगह के ऊपर। तो भाई आपने हमेशा पेपर में पहले इजीएस्ट एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मॉडरेट पे जाना है, उसके बाद डिफिकल्ट पे जाना है। जो एमसीक्यूज नहीं समझ में आ रहा खुदा रहा उसके ऊपर आप 2 लफ्ज पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। उसको बाद में जब टाइम मिलेगा उसको करने को आप इजीली कर सकते हो, मगर पहले उसके ऊपर टाइम जाया ना करो। अब जैसे बच्चों वाला एमसीक्यूज आ रहा है कि 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालिए पासिंग टू द पॉइंट। अब आप इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल में इसको बताने की जरूरत नहीं है कि सिंपल तरीके से आप स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है मजे का आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है इफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 4.2 प्लस 2.2 प्लस डॉट 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 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। अब देखो ये पॉइंट का मतलब क्या होता है। यूजुअली आपके पास जो क्वेश्चन अब गिवन होते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर, ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस के अंदर, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर,
आपके पास नॉर्मली डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काउंट होता है, अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर आपको या तो फिर आंसर ऑप्शन जैसे दे कि जहाँ पे डेसिमल्स वगैरह गिवन है, तो वहां पे फिर आप फिगर आउट कर सकते हो कि भाई चलो समझ में आता है कि ये 4.2 आ रहा है, या आगे आपके पास यहाँ पे 4 एक अलग है, 0.2 अलग है। नॉर्मली डॉट का मतलब क्या होता है, यूजुअली सीक्वेंसेस या सीरीज के अंदर डॉट का मतलब होता है कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप लोगों ने अक्सर और पेशतर इस तरह के सीक्वेंसेस देखे होंगे, 1.1.1, फिर आगे 1.1.2, फिर आगे 1.1.3 एंड सो ऑन। तो यूजुअली डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि सीक्वेंस फॉर्म हो रही है 4 2 जार 8 और आगे 2 2 जार 4, और ये चलती जा रही है ऐसे, सही है ना, हमें नहीं पता आगे कहां तक जा रही है। मगर चूंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे एक जुमला लिख दिया सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, अब कुछ बच्चे इसको गलत सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो एस इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। हालांकि वो बोलेंगे सर ये देखें डॉट 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 आ रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। और फिर सर देखें नेक्स्ट टर्म जो है पिछली टर्म से छोटी भी हो रही है, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म पिछली वाली टर्म से क्या है, छोटी है। तो देखिए सर ये सम ऑफ इनफिनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। हालांकि वो इतना बड़ा जुमला भूल जाएंगे भाई, यहां पे उसने साफ साफ लिखा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। इसका मतलब आपको एक पर्टिकुलर टर्म्स तक का सम निकालना है, यानी कि एक पर्टिकुलर टर्म तक का आपको सम निकालना है। तो ये सिंपल सम का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, a बराबर है 8 के, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 4 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा सिंपल 1/2 के बराबर। तो चूंकि r की वैल्यू आपके पास कैसी है, 1 से छोटी है, तो हम सिंपल सम का नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सम का फॉर्मूला में इस्तेमाल क्या करेंगे, a का a यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का r की पावर n, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 1 माइनस का r। अब क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि मुझे 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n की जगह पे 10 आ गया, a बराबर है 8 के, 1 का 1 माइनस का r बराबर है किसके, 1/2 के, और होल पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास, होल पावर में आ जाएगा सिंपल 10 का 10 एज इट इज। और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा भाई, नीचे डिवीजन में मेरे पास आएगा सिंपल 1 माइनस का 1/2 का 1/2 एज इट इज। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई जरा करवा लीजिए, तो ये आपके पास 8 का 8 एज इट इज इधर, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करवाने के ऊपर जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 1 माइनस का 1/2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होगा भाई, दुनिया में 10 की पावर किसके बराबर होती है, और बेटा देखो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 1/2 किसके बराबर होता है, 1 माइनस का 1/2 बराबर होता है हाफ के। तो अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करवा लेंगे, कैसे कि देखो यहाँ पे 8 का 8 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, जाहिर सी बात है इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 आ रहा है, तो एलसीएम कैसे लोगे, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये 1024 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 का 1 एडिट, सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा लेना है। और सबसे नीचे वाली जो टर्म आ रही है, क्योंकि आपके पास मैथ्स के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 8 2 जार 16, 1024 में से जब 1 को माइनस करोगे तो बन जाएगा 1023, और नीचे आ रहा है 1024। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए सिंपल आप इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये भाई नॉर्मल सी मैथ्स है। अब देखो 2 की पावर 16 क्या होता है, हमें पता है 2 की पावर 4 होता है, और 1024 होता है 2 की पावर 10 के बराबर, है ना भाई, 2 की पावर 10 के बराबर, तो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 10 खत्म होगा, 2 की पावर 6 बच रहा होगा, 64 खाली बचेगा नीचे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है भाई, ये आपको एटलीस्ट 10 तक के स्क्वायर्स क्यूब्स याद होने चाहिए। तो नीचे 2 की पावर 6 बच रहा है, 2 की पावर 6 यानी कि 64 बच रहा है। तो ये आपकी आपकी सम की वैल्यू आ गई। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो कैसे करोगे, 1023 को मैंने उसमें डाला डिवीजन में, बाहर 64 का 64। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, मैं इन तीन टर्म्स को एक साथ उठा रहा हूं, तो भैया 102 बन गया। अब देखो 102 64 के टेबल में कहाँ आता है हमें ये तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि भाई 6 के टेबल में कहाँ आएगा। 6 के टेबल में 6 3 जर क्या होता है, 18 होता है, तो 63 जर क्या होगा, 180 होगा, यानी कि बड़ा नंबर आ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं 6 2 जर भी करता हूँ, 6 2 जर क्या होता है, 12 होता है, तो 62 जर क्या होगा, 120 होगा, हमें 102 चाहिए, तो यानी कि हम 1 ही लेंगे खाली यहाँ पे, तो 64 आ गया। तो 102 को जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 102 माइनस 64, यहाँ से आपने एलसीएम लोगे तो 0 हो गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12, 12 में से 4 निकालोगे तो क्या बचेगा 8, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा। 38 बड़ा नंबर है, 38 छोटा नंबर है, 64 बड़ा नंबर है, तो ऊपर वाले 3 को नीचे लिखूंगा। अब देखो 383 बन गया। अब क्या करें भैया, अब क्या करें, अब देखो 64 के टेबल में 383 कहां पर होगा, तो 6 से अगेन तशबीह करो, 6 3 जार
18 होता है, तो 180 बनेगा 60 के ऊपर। अच्छा 6 4 दैट इज 24, नहीं 224 हो जाएगा, यानी कि 60 को अगर मैं लूंगा तो आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आप लोगे क्या यहाँ पे, बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आप यहाँ पे सोच कर रहे हो, देखो ये बड़ा नंबर है, आप ये सारी माइंड गेम है कि भाई 64 के ऊपर नहीं सोच रहे, उससे करीब नंबर क्या है 60 होता है, और 60 में से भी 6 को सोच रहे हो ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए ना। क्या आप देखो, मुझे पता है 6 5 दर क्या होता है, 5 6 दर होता है 30, है ना भैया? तो 65 दर क्या होगा, 300 होगा, तो हमें 64 हमें गिवन है, तो 64 5 दर क्या होगा, 5 4 दर 20 का 0 और 2, और 5 6 दर इज 30 और 2 का इजाफा, तो 320 बन जाएगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 320 के बराबर। 3 का 3, 8 में से 2 गया 6, क्रॉस का क्रॉस, 63 बच गया। अब 63 छोटा नंबर है, अब कोई और नंबर बचा हुआ नहीं, डेसिमल लगाओगे तो 630 बन गया। अब 630 कहां पे निकालोगे, अब अगेन 6 का टेबल सोचो, 6 5 जार 30, 6 7 जार 7 6 जार इज 42, 6 6 जार, अच्छा 6 9 जार वैसे डायरेक्टली कर लो ना, 6 9 जार किसके बराबर होगा भैया, 54 के बराबर होगा ना, 6 9 जार पे ले जाओ। तो अगर मैं 64 9 पे करता हूं तो क्या बन गया, 4 9 जार 36 का 6 और 3 कैरी, 6 9 जार इज 54 और 54 में 3 का इजाफा, तो ये बन जाएगा 57, तो 576 बनता है, यही लोएस्ट आ रहा होगा। यानी कि ये आ जाएगा आपके पास, फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है, एक डेसिमल काफी है। तो 15.9 समथिंग इज द करेक्ट आंसर। दैट्स द रीजन के बेटा पेपर में पूछा गया था कि इसकी कैलकुलेशन मजे की थी। देखो क्वेश्चन की लॉजिक को समझो, आपके पास हर किस्म का क्वेश्चन आएगा, तो अगर लॉजिक्स आपको समझ में आती है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक बहुत सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहे थे मैक्लॉरिन सीरीज of x minus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial minus x की power 4 divided by 4 factorial plus का dot 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 is equal to dash। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें भाई। रीसेंट ईयर्स के अंदर मैक्लॉरिन सीरीज का नस्ट में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो खुदारा आपको बेसिक मैक्लॉरिन सीरीज याद होनी चाहिए। जैसे कि भाई बड़ी फेमस जो मैक्लॉरिन सीरीज होती हैं वो आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर ये बहुत ज्यादा आ रही हैं। जैसे कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से साइन एक्स की जो मैक्लॉरिन सीरीज होती है, अगर कोई भी बंदा आपसे पूछता है ना कि भाई साइन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज किसके बराबर है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि साइन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, ये होती है हमारे पास सिंपल एक्स माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, या बेसिकली आपके पास ऑड नंबर की सीरीज होती है, आसान भाषा में शॉर्टकट है इसका, एक्स माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर आपके पास पॉजिटिव का साइन, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब की बारी में हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस का x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल है, इसको ध्यान में बिठाना। ये होती है साइन x की मैक्लॉरिन सीरीज। वाइल अगर हम cos x की बात करें, तो cos x की जो मैक्लॉरिन सीरीज है ये हमेशा आपके पास इवन नंबर्स की होती है, अगेन अल्टरनेट साइंस आते हैं, तो ये होती है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, अगर इधर नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस का x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, अप टिल आपके पास चलती जाएगी ये। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास अल्लाह भला करे जो टेंजन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज होती है, टेंजन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है भाई, ये होती है आपके पास, ये थोड़ा सा मिक्सचर होती है दोनों का। इसके अंदर ये आपके पास आती है एक्स प्लस का, आगे आता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और आगे आता है सिंपल तरीके से प्लस का 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 15, फिर आगे आपके पास 17x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 315 अराउंड होता है, और ये चलता जाता है अगेन। अच्छा इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, साइन एक्स कॉस एक्स टेंजन एक्स के एमसीक्यूज बहुत आते हैं मैक्लॉरिन सीरीज के। इसी तरीके से ई की पावर एक्स, जो कि भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो ई की पावर एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, ये होती है सिंपल 1 प्लस का एक्स, फिर आगे पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज बहुत सिंपल है, ये सिंपल आपके पास चलती जाती है, यानी कि सिंपल आपके पास नेचुरल नंबर की जिस तरह सीरीज होती है ना उस तरह पावर्स आपकी बढ़ रही होती है। तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आगे आ जाते हैं हमारे पास सिंपल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, आगे आ जाता है x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा अप टिल इन्फिनिटी तक। सही है ना भाई। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक और भी याद रख लो, a की पावर x की भी, तो a की पावर x की मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, ये होती है 1 प्लस का x इंटू एल एन ए, फिर आगे आता है आपके पास सिंपल पॉजिटिव का x स्क्वायर इंटू एल एन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। तो ये बेसिक मैक्लॉरिन सीरीज है। देखो मैक्लॉरिन सीरीज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव, सेकंड टर्म और फिर उसको मैक्लॉरिन सीरीज के बेसिक फॉर्मूले में डालना, तो वो लंबा काम है। आपको डायरेक्टली ये बेसिक एमसीक्यूज ये आपको नस्ट के हर पेपर में मिलेंगे, हर बच्चे के पास एक ना एक क्वेश्चन मैक्लॉरिन सीरीज का लाजमी आता है, और ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा आप इसके ऊपर एक और चीज भी ध्यान में रख सकते हो, अगर आप रखना चाहो
कि भाई साइन एक्स का जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला होता है फॉर दी मैक्लॉरिन सीरीज वो क्या होता है। भाई अगर इस पूरी सीरीज को मैं समेशन की फॉर्म में डिनोट करना चाहूं तो मैं इसको क्या कहूंगा कि समेशन स्टार्टिंग वैल्यू 1, मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था समेशन की स्टार्टिंग वैल्यू 1 एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी। और ये कैसी सीरीज है, एक्स की पावर में 2 की पावर n माइनस का 1, यानी कि ऑड नंबर की सीरीज है ना। तो x की पावर में 2n माइनस का 1 और नीचे डिवीजन में भी चूंकि ऑड नंबर चल रहे हैं तो 2n माइनस का 1 इंटू फैक्टोरियल। और चूंकि आपके पास यहाँ पे जो साइंस आ रहे हैं वो भी आपके ऑड है तो माइनस का 1 होल पावर में n+1। तो ये होती है आपके पास साइन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज का समेशन के अंदर फॉर्मूला। सही है ना, समेशन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ पे डाल के कुछ भी चेक कर लो, हमेशा मैक्लॉरिन सीरीज ओपन होगी। पहली टर्म के लिए जहां जहां n आ रहा है वहां 1 डालोगे तो हमेशा x अचीव होगा। करना चाहते हो करके चेक करके दिखा भी देता हूँ वैसे करके। तो n की जगह पे 1, 2 माइनस का 1 1, फिर यहाँ पे भी 2 माइनस का 1, n की जगह पे 1 रखा आपने तो नीचे 1 और -1 की पावर में 1 प्लस का 1 तो ये बन जाएगा ऊपर 2, तो -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तभी ये पॉजिटिव के अंदर x मौजूद है। तो बेसिकली साइन x का मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है समेशन की फॉर्म में वो ये होता है। सही है। इसी तरीके से अगर मैं cos x की बात बताऊं तो ये होता है हमारे पास cos x के लिए समेशन। अच्छा, cos x के अंदर आपके पास cos x के समेशन में क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है और एंडिंग वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक आ रही है हमारे पास। सही है। और इसके अंदर क्या होता है, चूंकि आपके पास इवन नंबर्स चल रहे हैं तो इसको हम ऐसे करके लिखते हैं कि x की पावर के अंदर 2n, सिंस ये इवन नंबर्स हैं तो हमारे पास चूंकि इवन नंबर सीरीज चल रही है ना तो x की पावर में 2n और नीचे भी चूंकि इवन नंबर्स हैं तो 2n फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपके पास अगेन जो आपकी साइंस आ रही है ये आपके अल्टरनेट आ रहे हैं तो साइंस के लिए नेगेटिव का 1 पावर में n+1, ये होती है cos x की समेशन का। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं e की पावर x की आपको बताना चाहूं तो e की पावर x की क्या होती है, e की पावर x की होती है समेशन और इनिशियल वैल्यू 0, एंडिंग वैल्यू आपके पास होती है इन्फिनिटी एंड ये होती है x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, क्योंकि सिंपल नंबर्स की सीरीज चल रही है। अच्छा, a की पावर x की भी समझ लो क्योंकि ये भी पेपर में बहुत आई हुई है। तो a की पावर x की क्या होती है, ये होती है हमारे पास समेशन इनिशियल वैल्यू 0 एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी और ये होती है हमारे पास सिंपल तरीके से x इंटू ln a, x इंटू ln a और ऊपर हमारे पास होता है सिंपल तरीके से n का n और नीचे डिवीजन में आपके पास आ रहा होता है सिंपल क्या चीज, n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल। ये होती है हमारे पास समेशन की इसकी सिंपल वाली टर्म्स की, यानी कि a की पावर x की हमारे पास समेशन की फॉर्म के जनरलाइज फॉर्मूला इसके बराबर होता है। यानी कि कभी भी a की पावर x का अगर आपको समेशन की फॉर्म में मैक्लॉरिन सीरीज बतानी हो तो इसके बराबर होता है। अब देखो इसका फायदा क्या था, इसका फायदा ये था, अब मुझे पता है यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपको x माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस का x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस का x की पावर 4 डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल। अब हमें ये बात पता है कि भाई सिंपल e की पावर x की मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, e की पावर x की मैक्लॉरिन सीरीज होती है 1 प्लस का x, फिर आगे होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर आगे होता है x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ये चलती जाती है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक तो साइंस अपोजिट आ रहे हैं, साइंस अपोजिट आ रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है, अगर मैं पावर के अंदर साइन क्या कर दूं, चेंज कर दूं, उस सूरत के अंदर हमारे साइंस क्या हो जाएंगे, हमारे साइंस अल्टरनेट हो जाएंगे। अगर कभी भी आप पावर के अंदर क्या कर दो, मैं साइन को चेंज कर दूं तो मेरे सारे के सारे यहाँ पे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो एक पॉजिटिव हो जाएगा फिर एक नेगेटिव हो जाएगा। तो ई की पावर नेगेटिव एक्स की वजह से तो ये वाला काम हो रहा है, क्योंकि देखो e की पावर जब पॉजिटिव x होता है तो उस सूरत में आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज सिंपल फॉर्मूला बनता है। मगर यहां पे देखो आपके पास ये टर्म नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ऐसा कब होगा कि अगर e की पावर में नेगेटिव x ले लिया जाए तो उस सूरत के अंदर हमारे साइंस क्या होंगे, अल्टरनेट होते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे काबिल और बात है कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू x है, जबकि मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर यहाँ पे हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी, 1 होती है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा उस वक्त होगा जब 1 माइनस का काम हुआ हो, यानी कि क्या हुआ हो, एक माइनस हुआ हो। तो इसीलिए हमने क्या कहा, 1 माइनस का e की पावर नेगेटिव x। तो e की पावर नेगेटिव x के अंदर जो इनिशियल टर्म आपकी 1 थी वो इस 1 से क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। दैट्स द रीजन कि हमारे साइंस क्या हो रहे हैं, सारे अल्टरनेट हो रहे हैं। दैट्स द रीजन। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे सारे के सारे साइंस आपके अल्टरनेट हो रहे हैं, नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होगा तमाम साइंस चेंज हो रहे हैं। दैट्स द रीजन। तो आपकी करेक्ट आंसर क्या है, 1 माइनस का e की पावर नेगेटिव x। बेसिक चीज है, हमें मालूम है ये चीज। सही है ना भैया। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। अच्छा, दो क्वेश्चन एक साथ दिए हुए उसने हमारे पास, कोई मसले की बात नहीं है। तो आपको अगर पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लो तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि आंसर क्या है। भाई अगर मैं 3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहता हूँ तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट, नीचे डिवीजन के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर कॉमा,
फिर जो भी आपका इमेजनरी पार्ट आ रहा है, ये नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का है, जो भी इमेजनरी पार्ट आ रहा है उसको रखोगे, अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर इज 16। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/25 और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव का 4/25। तो किसी भी ऑप्शन के अंदर माशाल्लाह से मेरा टाइपिस्ट एक बहुत अच्छा आदमी है, तो टाइपिस्ट को इग्नोर कर दीजिएगा। बच्चे ने यहाँ पे हमारे पास कोई भी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला तो नहीं गिवन, तो खैर मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना अलग से बता दिया। अच्छा, अगर मुझे लेट सपोज इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सिखा देता हूँ कि आपके पास सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 1 माइनस का रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, इसको इधर कहीं सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है 1 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा और नीचे डिवीजन में आ रहा है 1 प्लस का आयोटा, कैसे सॉल्व करोगे भाई? सिंपल, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन कैसे की जाती है? ऊपर आ रहा है 1 माइनस का रूट 3 आयोटा, नीचे आ रहा है 1 प्लस का आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे करते हैं? जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है सेम टर्म लोगे, इसको रेशनलाइज करवा दोगे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड विद अपोजिट साइन करवा दिया, तो ऊपर आपके पास क्या बन गया? ऊपर आपके पास बन गया है, ऊपर आपके पास क्या हो गया? 1 माइनस का रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा से, और नीचे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाओ, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का आयोटा आ जाएगा, फिर नेगेटिव का रूट 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव का रूट 3 आयोटा, और फिर नेगेटिव का रूट 3 आयोटा जब नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 और आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 1 का 1, आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर अगेन नेगेटिव 1 होता है तो नेगेटिव नेगेटिव ये हमारे पास क्या हो जाएगा? चलो मैं इस तरीके से बताता हूँ कि भाई ये आयोटा स्क्वायर चूंकि नेगेटिव 1 हो गया ना, तो रूट 3 इंटू नेगेटिव 1, तो नेगेटिव का रूट 3 बन गया, तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस का रूट 3, और यहाँ पे नेगेटिव का आयोटा नेगेटिव का रूट 3 आयोटा एडिटिव रहेगा, क्योंकि भैया इनको आप ऐड तो करवा नहीं सकते ना। अच्छा, और नीचे डिवीजन में 1 प्लस का 1 2 आ गया, तो अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ये बन गया 1 माइनस का रूट 3, और यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस का रूट 3 और आयोटा क्या आ गया? कॉमन आ गया, नीचे डिवीजन में 2 का 2, ये मेरे पास मेरी फिगर बनती है। तो यस, हमारे पास सिंपल तरीके से यही आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने चूंकि सिर्फ रियल पार्ट पूछा हुआ था ना, तो रियल पार्ट किसके बराबर है? एग्जामिनर ने सिर्फ आपसे रियल पार्ट पूछा हुआ था, तो भैया अगर आप इसको ब्रेक करो तो इसको ब्रेक कैसे करोगे? एलसीएम ब्रेक करोगे, यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस का साइन 1 माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, आयोटा का आयोटा, तो आपने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ, 1 माइनस का रूट 3 बाई 2 कॉमा नेगेटिव का 1 माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? ये आ रहा है, ये आपका इमेजनरी पार्ट आ रहा है, तो सही है, सही आंसर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, सही है ना भाई? क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, इसने इनवर्स गलत निकाला पे बाय द वे। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, काइंडली इसको मार्क कर लीजिए, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके पास बेसिकली बाय पार्ट्स के ऊपर सॉल्व होने वाला एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, मैं इस क्वेश्चन को नीचे ले जाके सॉल्व कर देता हूं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कहता है कि x इंटू एल एन एक्स, और आगे आ रहा है आपके पास x इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब भाई इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आप इस क्वेश्चन के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे? इंटीग्रेशन तो बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, वी ऑल नो दिस थिंग। इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर? x इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स के ऊपर, फिर प्लस के साइन के बाद इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी x इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के ऊपर। अब यहां पे आता है असल लॉजिक, और वो असल लॉजिक क्या है कि मैंने आप तमाम बच्चों से एक बात कही थी हमेशा कि x इंटू एल एन एक्स की इंटीग्रेशन का डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहां पे देखो x इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर गिवन है, तो यहां पे भी बाय पार्ट्स ही अप्लाई हो रहा है, तो खुदारा ये क्वेश्चन किस पे सॉल्व होगा? बाय पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर ना तो कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला है आपके पास, ना कोई एल एन एक्स के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसको हम किस पे सॉल्व करेंगे? बाय पार्ट्स पे। तो ये आपका v कंसिडर होगा, ये आपका u कंसिडर होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है u इंटू v, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है u का u इंटीग्रेशन ऑन दी v, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल डेरिवेटिव ऑन दी u, और देन आप इंटीग्रेशन v पे अप्लाई करते हो इंटू dx का dx, और बाहर एक dx का dx और मौजूद होता है, सही है ना भाई? तो ये फॉर्मूला होता है u इंटू v का।
तो बेटा देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले x इंटू एल के ऊपर अगर बाय पार्ट्स को अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, सिंपल हम लोग u वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे, हम पहले इस फंक्शन के ऊपर बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एल का एल इंटीग्रेशन इज अप्लाइंग ऑन दी v, तो v किसके बराबर है x के इंटू dx का dx, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सिंपल u वाली टर्म के ऊपर, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा x वाली टर्म के ऊपर, dx का dx और बाहर एक dx का dx मौजूद रहेगा, प्लस के साइन के बाद ये वाला फंक्शन है, इसको हम बाद में भी सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो ये बन गया ln x का ln x, x की इंटीग्रेशन होती है किसके बराबर, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है 1/x के बराबर, x की इंटीग्रेशन क्या होती है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और बाहर dx का dx, तो इस x से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दोगे और इंटीग्रेशन सिंपल x पे अप्लाई हो जाएगी, तो इस वाले फंक्शन का तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया, तो ये बन गया ln x का ln x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1/2 एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ x इसके बराबर हो जाएगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, ये आपके पास इस वाले फंक्शन के भी सिर्फ बाय पार्ट्स पे आपने आंसर निकाला है। अच्छा, प्लस के बाद ये जो ये वाली टर्म आ रही है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी देखो ये आपका कंप्लीटली क्या है u है, ये आपका कंप्लीट क्या है v है, तो सेम मेथड है, मगर चूंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो दो दफा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी पड़े। ये क्वेश्चन 2025 के अंदर आया हुआ है और 2 से 3 दफा आया हुआ है, नेट 1 में भी आया है, नेट 2 में भी आया है, नेट 3 में भी आया है, तो भाई आपके पास भी आ सकता है, क्योंकि नस्ट का पेपर कंप्यूटराइज्ड है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे भी देखो हम सेम काम करेंगे, अब इस वाली टर्म के ऊपर बाय पार्ट्स जब अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया ln x का होल स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली कर लो यार, इंटीग्रेशन v वाली टर्म पे x के ऊपर अप्लाई हो गई, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव यहां पे अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, ln x के होल स्क्वायर के ऊपर, और फिर आगे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है v यानी कि x के ऊपर इंटू dx का dx और बाहर भी एक दफा dx का dx आ रहा है। अब इसको मजीद सॉल्व कैसे करें भैया, ये बन गया ln x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x बराबर होती है किसके, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पे आती है असल मजे की चीज। अब ये अक्सर बच्चे यहां पे फंस गए थे, सॉल्व नहीं कर पाए थे, भाई डेरिवेटिव ऑफ ln x स्क्वायर क्या होगा, ये ln x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे, तो ये बन गया 1/x के बराबर, और अब फाइनली इस इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे x के ऊपर, तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, और बाहर dx का dx एज इट इज। अभी भी जिंदगी आसान नहीं हुई, देखो यहां पे आपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर पहले आई, पावर में से एक माइनस करके लिखा, फिर बेस का डेरिवेटिव लिया, और यहां पे आपने x की इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, अब फाइनली स्क्वायर से x को काट दोगे, 2 से 2 काट दोगे, तो आपके पास अभी भी अंदर क्या बचा, अभी भी आपके पास अंदर मौजूद है ln x इंटू एक्स। अब दोबारा से यहां पे आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, मगर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। आपको बड़े मजे की चीज बताता हूं कि देखो यहां पे अंदर क्या बच रहा है, इस 2 से 2 कट गया, x से एक x कट गया, तो अब मेरे पास अंदर क्या बच गया, अंदर मेरे पास बच गया ln x इंटू एक्स और बाहर dx का dx, तो अब ये देखो आपके पास यही वाली टर्म बन गई, ये आपके पास ये वाली टर्म अगेन बन गई, तो हमने तो इसकी इंटीग्रेशन एक दफा निकाली थी, तो हमें इसका आंसर पता है किसके बराबर आया था, तो यानी कि मेरे पास ln x इंटू एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, ln x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि जब मैं इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो वही आंसर आएगा ना दोबारा, ऑब्वियसली सी बात है कि दोबारा से वही टर्म आ रही है, तो आप इसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। तो यानी कि देखो मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1/2 और ब्रैकेट में x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, फिर प्लस का साइन, और यहां पे है ln x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का माइनस। अब क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहां पे दोबारा से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है ln x इंटू एक्स के ऊपर, जो कि यही वाली टर्म है जिसको मैं ऑलरेडी ऊपर एक दफा सॉल्व कर चुका हूं, तो दोबारा यहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका आंसर निकाला हुआ है। और ये किसके बराबर था, ये बराबर था ln x, ये बराबर था किसके, ln x, और आगे क्या था, इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को लिख लो एक दफा, तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जरा कर लो, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी वैसे इसकी, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लिखना चाहो तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि बेटा ये जो कंप्लीट टर्म है ये पॉजिटिव के अंदर है, ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव के अंदर है, ये वाली कंप्लीट टर्म नेगेटिव में, तो पूरी की पूरी कट गई, आपके पास क्या हो गई, पूरी की पूरी कट गई, नॉर्मल सी बात है ना। आपके पास ये क्या बच गया, खाली आपके पास बच गया ln x का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और नीचे 2 का 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। आप चाहते तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आप पहले डायरेक्टली टर्म्स को ओपन अप करवाते, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता, मगर खैर वो जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली करके चेक कर लिया, तो आपके पास सिंपल क्या आंसर आ गया, ln x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटीग्रेशन बेटा, याद रखिएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है फॉर द सिस्टम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। भाई दोनों इक्वेशन सिंपल लीनियर आ रही हैं आपके पास, क्योंकि दोनों इक्वेशन सिंपल लीनियर आ रही हैं तो आपके पास एक सिंपल x की वैल्यू आएगी और एक सिंपल y की वैल्यू आएगी। दैट सिंपल मींस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास क्या होंगे, एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ना, क्योंकि दोनों आपके पास जो सॉल्यूशंस दोनों जो इक्वेशंस गिवन है लीनियर हैं, तो आपको एक ही x और y की वैल्यू मिलेगी, तो आपके पास सिंपल आंसर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे कि इक्वेशंस का टॉपिक बहुत ज्यादा नस्ट के अंदर पूछा जाता है। अब ये टॉपिक पंजाब बोर्ड की किताबों में या फेडरल की किताबों में इतना ऐसे मौजूद नहीं है, सही है ना, मगर ये टॉपिक इक्वेशंस का नस्ट में बहुत आता है। इसमें करते क्या हो कि भाई सिंपल आप पहले सम ऑफ रूट निकालोगे, सम ऑफ रूट का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव का b डिवाइडेड बाय a, और फिर हम निकालेंगे अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये आ जाएगा सिंपल c डिवाइडेड बाय a के बराबर। तो हमें निकालना है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे एलसीएम लो के आपको ये कैलकुलेट करना है ना, तो अगर आप एलसीएम लो तो नीचे आ जाएगा सिंपल अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर अपने क्रॉस में जाएगा और अल्फा स्क्वायर अपने क्रॉस में जाएगा, तो ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अच्छा बेटा, अब देखो इसको फाइनली फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि देखो हमें ये बात मालूम है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे डिवीजन के अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सही है ना भैया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, ये बराबर है सिंपल माइनस का b डिवाइडेड बाय a, यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा बराबर है c डिवाइडेड बाय a के, और नीचे डिवीजन में आ रहा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर है c डिवाइडेड बाय a के इसका होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब है अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब आप फाइनली यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से एलसीएम लेकर आओ, क्योंकि ये नेगेटिव b का डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से नेगेटिव साइन तो खत्म हो गया, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपको नीचे एलसीएम में a स्क्वायर चाहिए। अभी चूंकि मौजूद नहीं है तो आप पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओ, तो a से मल्टीप्लाई किया a से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल b स्क्वायर, और a की दफा लिख लो नीचे a स्क्वायर का a स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम जब ले लोगे तो नीचे वाली टर्म एक दफा लिख के जाएगी, और ऊपर आ गया माइनस का 2ac, और सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय c स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर बन रहा होगा। जब मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म उल्टी होकर लिखी जाती है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो फाइनली आपके पास क्या वैल्यू आ गई, b स्क्वायर माइनस का 2ac डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस का 2ac डिवाइडेड बाय c स्क्वायर इज शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि a स्क्वायर से a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इस ट्रिगोनोमेट्री से आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इवैल्यूएट कॉस साइन इनवर्स रूट 3/2। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो है ना पेपर्स के अंदर रिसेंटली बहुत पूछे जा रहे हैं, मगर इसमें एक खास चीज होती है जो अक्सर बच्चे समझते नहीं है, और अक्सर बच्चे उसमें ब्लंड करके आ जाते हैं। एक खास चीज ये होती है कि भैया अक्सर बच्चे एक बेसिक बात को नहीं समझ पाते, और वो बेसिक बात क्या होती है, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, खुदारा डोमेन और रेंज को हमेशा ध्यान में रखा करें कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जो भी अंदर वाली वैल्यू है, क्योंकि ताकि वो बाहर वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर सके। आप शॉर्टकट तो अप्लाई कर देते हैं मेरा, मगर उस शॉर्टकट को अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखो। अब जैसे इसको सॉल्व करना एक बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स रूट 3/2 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। क्या 60 डिग्री जो है ये आपके पास बेसिक आपके पास जो अल्लाह भला करे कॉस की डोमेन है उसमें लाई कर रहा है, सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास 60 डिग्री का मतलब है π/3, तो भैया आपके पास क्या ही हमारे पास लाई करेगा कॉस के अंदर, सिंप्लीफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बुनियादी बातें आपको बड़ी मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज अक्सर बच्चे इसमें गलती करके आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन गिवन है कि साइन इनवर्स रूट 3/2 किसके बराबर होता है, जाहिर सी बात है 60 के बराबर होता है, और कॉस 60 हम सबको पता है किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होते हैं, तो सिंपल है। मगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी नस के अंदर आए जो कि डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे अंदर वाली वैल्यू ऐसी गिवन होती है जो कि बाहर वाली के डोमेन या रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, तो आपने उसका बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको मार्क कर लो इस कॉन्सेप्ट को। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिसेंटली नस्ट के पेपर्स के अंदर बहुत पूछा गया है। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा गया है।
हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कोई भी फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 4 सच इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। आगे कहता है कि भैया के इफ x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फंक्शन 2 माइनस का x स्क्वायर इफ x इज लेसर देन 2 इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, x माइनस का 4 इफ x इज ग्रेटर देन 2, जबकि 2 माइनस का x स्क्वायर इफ x इज लेसर देन 2। तो भैया आपका फंक्शन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 आपका फंक्शन गिवन है, यानी कि भैया आपकी मिडिल वैल्यू गिवन है। तो अब देखो यानी कि एफ ए की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर हमें दिख रहा है साफ तौर पे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा किससे डिनोट होती है, ये होती है कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। तो यहां पे देखो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, आपके पास एक वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 2 की, एक वैल्यू आ रही है 2 से छोटी। तो ये वाली जो 2 से छोटी है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो x इज लेसर देन 2, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव हम कहेंगे। ये नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि भैया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है यहाँ पे स्मॉलर देन आपकी 2 की वैल्यू आ रही है, क्योंकि x 2 के बराबर है। तो स्मॉलर देन 2 वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। और ये फंक्शन क्या आ रहा है, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप इसको डाल दीजिए 2 की वैल्यू को, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज बेसिकली 4। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 के बराबर आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अच्छा फिर राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं आप। राइट हैंड लिमिट किस कैसे निकालोगे कि भाई जो आपके पास ग्रेटर देन फंक्शन ग्रेटर देन ए से बड़ी वैल्यू आ रही है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 2, तो आप इस वाले उसको लोगे। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई ग्रेटर देन आपकी 2 वैल्यू कहां पे आ रही है, राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे है, x माइनस 4 का, तो ये आ जाएगा x माइनस का 2। तो अगर मैं सॉरी x माइनस का 4 का ना, तो x की जगह पे आप 2 को डाल दोगे, माइनस का 4 एज इट इज। तो भैया 2 माइनस का 4 किसके बराबर आ जाएगा, -2 के। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सेम आंसर आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब लेट सपोज अगर मुझे क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, तो कोई मसले की बात नहीं है। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि भैया लिमिट x अप्रोचेस टू इस केस में यानी कि 2 नेगेटिव जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है इनटू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, हमारे पास जो हमारी लिमिट आ रही है जो कि हमारी लिमिट आ रही है x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव इनटू फंक्शन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। और ये बराबर है किसके, f इंटू ए के, f इंटू ए के, और जो कि किसके बराबर था, k के, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था कि भाई k के बराबर है if x इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये किसके बराबर है, f इंटू ए के। तो जाहिर सी बात है भैया हमारे पास a की वैल्यू किसके बराबर थी, a बराबर था हमारे पास 2 के, तो k किसके बराबर आ गया, k आ गया -2 के बराबर, है ना भैया। क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, -2 के बराबर आ रही है। क्योंकि दोनों साइड्स लिमिट की मैच कर रही है -2 के ऊपर, तो इसका मतलब k मस्ट बी द कॉमन वैल्यू। k किसके बराबर है, k बराबर है कॉमन वैल्यू के। भाई ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं काम करता हूँ आपको एक पास पेपर्स का क्वेश्चन और भी करवा देता हूँ कि इनकेस कोई बच्चा कहता है सर ये तो बहुत मुश्किल चीज आ रही है, हालांकि बिलीव मी ये वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं, आसान से होते हैं, बच्चों वाले होते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारा एक फंक्शन आ रहा है और ये फंक्शन आ रहा है फॉर एग्जांपल किसके, 2x माइनस का 1, और यहां पे आपसे एग्जामिनर कह रहा है इफ x इज लेसर देन 3 और 5 एट x इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस का 4 इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई कंटिन्यूटी बताओ x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होती है, जो छोटी वाली है, ये आपका मिडिल फंक्शन है, उससे छोटी वाली जो होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, उससे बड़ी वाली जो होगी हमेशा आपकी राइट हैंड लिमिट होगी। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव और फंक्शन क्या आ रहा है 2x माइनस का 1, सिंपल डाल के इसको चेक करना है भैया। तो क्या बन जाएगा 3 2 6 माइनस का 1, ये आ जाएगी 5 के बराबर। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट चेक करो, अगर तो दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अच्छा भाई तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, ये है 3x माइनस का 4 और अगेन मेरी लिमिट अप्रोच कर रही है ग्रेटर देन 3 के ऊपर, तो 3 3 9 माइनस का 4, ये भी आपके पास 5 के बराबर ही आ रहा होगा। दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट क्या बराबर है। अच्छा
इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो ये बीच वाली लाइन को कैसे पढ़ते हैं, बीच वाली लाइन को हम ऐसे पढ़ते हैं कि भाई हम कहते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना ये आपका बेसिकली क्या होती है, के होता है, सही है। और ये जो होता है ना ये आपका ए के अंदर डाला जाता है, यानी कि उसको हम कहते हैं एफ इंटू ए इज इक्वल टू के, एफ इंटू ए इज इक्वल टू के, सही है ना भाई। तो ए किसके बराबर है, ए यानी कि कांस्टेंट बराबर है 3 के, और आपको आंसर क्या मिला, उसमें 5 मिला, दैट्स द थिंग। तो हमने ये काम तो ऊपर किया था बेटा, इसके ऊपर फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं मगर इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, यानी कि x इज इक्वल टू 3 वैल्यू से हमारे पास सेम क्या आ रही है, सेम हमारे पास ड्यूरेबिलिटी आ रही है, सेम हमारे पास क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। ये वो वैल्यू जिसके ऊपर मेरा क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस आ रहा है। x इज इक्वल टू 3 वो बेसिक वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है, जिससे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस बन रहा है, सही है ना भैया। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये वाले क्वेश्चन लिमिट्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। फाइनली यहाँ पे हमारे पास नस्ट के पास पेपर्स की आज की हमारी क्लास 1 तक है, जहाँ पे पहुंचती है। देखो उसमें हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपके ऊपर डिफिकल्ट भी होते हैं, इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं। तो आपने तैयारी अपनी तरफ से अच्छी करनी है। कोशिश करें कि भाई लाइव क्लासेस को लाजमी तौर पे लें और साथ साथ बैठ के तमाम पास पेपर्स कवर करते हुए जाएं। खुदा अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग, नो। यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने YouTube के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD-CAT के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD-CAT के अंदर टॉप किया, और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से, जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर, दैट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं।
हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैजेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैजेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैजेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैजेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैजेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैजेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैजेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैजेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है, चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो। हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारे अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर की जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे, और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैजेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो
डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं, तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर द ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसे ही आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन, ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।